शर्तें लगाई नहीं जाती डाउनलाइन के साथ। कीजिए उन्हें कबूल उनकी हर कमी के साथ, और शर्तें लगाई नहीं जाती पत्नी के साथ। कीजिए उन्हें कबूल हर कमी के साथ, और शर्तें लगाई नहीं जाती पति के साथ। कीजिए उन्हें कबूल हर कमी के साथ, शर्तें लगाई नहीं जाती भाइयों के साथ। कीजिए उन्हें कबूल उनकी हर कमी के साथ। तो ये जीवन का एक सूत्र अगर हो जाएगा तो फिर जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, बहुत आप एंजॉय करेंगे जिंदगी को। और ये ही जिंदगी का एक सूत्र है। बहुत बार हम जिंदगी में है ना परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मैं परफेक्ट कर दूं, अपलाइन को सुधारने में लगे रहते हैं, कुछ अपने बच्चों को सुधारने में लगे रहते हैं, कुछ अपने पत्नी और पत्नी को सुधारने में लगे रहते हैं कि इसको तो ये कमी है, तुम ये क्यों नहीं सुधारते, ये क्यों नहीं ठीक करते। अगर हम उनकी अच्छाइयों पे फोकस करेंगे तो धीरे धीरे कमियां अपने आप इग्नोर हो जाएंगी, वो दिखेंगे ही नहीं, और अगर कहीं है तो अपने आप ठीक हो जाएंगे कहीं ना कहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत उत्साहित हूँ आप सब साथियों से मिलके। 1000 का आंकड़ा बहुत पहले ही पार हो गया था, और जो लोग थोड़ा सा डिले हुए तो वो कतार में खड़े हैं, पता नहीं कब उनका नंबर आएगा नहीं आएगा। सो आपने अच्छी बात की, तैयारी की आपने, आपकी टीम ज्यादा बैठी है तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ होगा। तो आज एक खास सब्जेक्ट पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और मेरे पास में आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, एक ऐसा समाचार है जिससे आप अपनी अधिकतर समस्याओं का समाधान उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और जिंदगी में हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आती हैं, अवसर आती हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन अवसरों को अवसरों के रूप में देखते हैं और उनको बहुत गंभीरता के साथ में लेते हैं और फोकस्ड होके उनको ग्रैब कर लेते हैं, मजबूती के साथ में पकड़ लेते हैं, और जिनमें ये क्वालिटी रहती है वही लोग जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। वाई आरसीएम ही हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए मैं बहुत ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट हूं। वो इस नाते क्योंकि पिछले 14 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, मिनिस्ट्री के साथ में बहुत क्लोजली काम कर रहा हूं। पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, कुछ सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 16 डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों को सरकार ने नोटिस भेजा है कि उन्होंने अपने कॉम्प्लायंसेस, अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे डालने चाहिए थे वो नहीं डाले। वो क्यों भेजा, और आगे सरकार क्या क्या और करने वाली है, मिनिस्ट्री क्या करने वाली है, तो बहुत सारी चीजों की जानकारी है। मैं एसोसिएशन में डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों की स्क्रूटनी कमेटी का मेंबर रहा हूं। उस समय हमारे पास में कंपनियों की स्क्रूटनी करने का दायित्व रहता था, और हम कंपनियों की स्क्रूटनी करते समय उनसे मंगवाते थे कि आप जो प्रोडक्ट मंगाते हैं वो किस रेट में मंगाया उसका इनवॉइस भेजिए, और जब आप आगे बेचते हैं तो किस रेट में बेच रहे हैं उसका इनवॉइस भेजिए, कितना आपने जीएसटी पे किया, कितना वो किया, वो सब हम लोग उनसे मंगवाते थे। तो उनकी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास में आ जाती थी, और तब मैंने बहुत नजदीक से देखा कि किस प्रकार से कंपनियां घाल-मोल करती हैं, क्या क्या लूप होल्स रहते हैं, और उन सारी चीजों को देखने के बावजूद मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता हूं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। वी आर इन द बेस्ट कंपनी। हम सबको इस चीज का गर्व है, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है हम सब पे। लेकिन आज इस पे मैं बातचीत नहीं करूंगा। मैं आपसे ये बातचीत करूंगा कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी के साथ जुड़ने के बावजूद भी हमारे पास में वो परिणाम नहीं है जो हमारे पास में होने चाहिए, और उसकी मोटी वजह ये है कि हमारी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है काम करने में। हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो तरीका है वो कैजुअल है। जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं जाना है तो वहां पे पार्टी वेयर पहनना है या कैजुअल ड्रेस पहननी है, कौन सी पहननी है, तो हमारा जो तरीका है ना वो कैजुअल है। प्रोफेशनल अप्रोच से बड़े परिणाम आते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते भी हैं, लेकिन ऐसा क्रिकेट खेलने से कोई पैसा थोड़ा मिलता है। पैसा मिलता है विराट कोहली को। क्यों मिलता है?
क्योंकि उसने प्रोफेशनली क्रिकेट को खेला है, प्रोफेशनली सीखा है। हम में से कुछ लोग बाथरूम सिंगर हैं, लेकिन वो गाने से पैसा थोड़ा मिलता है। पैसा किसको मिलता है? जिन्होंने प्रोफेशनली सिंगिंग सीखी है। तो हमारे साथ भी वही है, हम इसको कैजुअली कर रहे हैं। तो जैसे बाथरूम में गाना गाते हैं ना, तो उसी प्रकार से मन खुश हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अगर हमने प्रोफेशनली तरीके से आरसीएम करना सीख लिया, तो फिर हम क्रिकेट में जैसे विराट कोहली का नाम है, उसी प्रकार से हमारा भी नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ हमें मिल सकती है। बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। प्रोफेशनल अप्रोच अगर आपने अपनी जिंदगी में लाना है तो दो चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज, बी कोचेबल, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए, ऑलवेज। एक 5 साल लो करने के बाद में बनता है, और लो करने के बाद भी वो कानून की किताबें पढ़ता रहता है। कोई जजमेंट आ गया है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको फिर पढ़ता रहता है। यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास में डिग्री होने के बावजूद भी वो हमेशा कोचेबल रहते हैं। एक डॉक्टर ने एमबीबीएस एमडी की डिग्री ले ली है, लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है वो उस पर नजर बना के रखता है, उसको सीखता रहता है। तो उसी प्रकार से आज आपके पास में लेवल है, आज आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, आपके पास में पिन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो आउटडेटेड अपलाइन नहीं बनना है, अपडेटेड अपलाइन हमने बनना है। तो उसके लिए क्या करना है? हमें सीखने के लिए तैयार रहना है। दूसरी चीज जो हमारे अंदर चाहिए, डिवेल्प रिक्वायर्ड स्किल्स। कुछ स्किल्स हैं, कुछ कुशलताएं हैं, उन कुशलताओं को हमें डिवेल्प करना है। इसका मतलब यह हुआ कि वो कुशलताएं हमारे अंदर हैं, थोड़ी बहुत तो हैं, लेकिन हमने उसमें मास्टरी हासिल नहीं की है। तो उसमें हम मास्टरी हासिल करेंगे तो फिर हम प्रोफेशनली तरीके से काम करने लग जाएंगे ऑटोमेटिक, और हमारे पास में प्रोफेशनल की तरह परिणाम आने लग जाएंगे। कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, जिसको हम लिस्ट मेकिंग कहते हैं। थोड़ा बहुत तो जानते हैं हम लोग, अपलाइन बोलता है तो बना लेते हैं, नाम लिख लेते हैं 5 7 10। अब वो कहां कौन सी कॉपी में लिखे थे वही भूल जाते हैं टाइम पे, उसको ढूंढते रहते हैं, क्या लिखे तो थे, कहां लिखे, मिल नहीं रहा है। या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ट्रेन में कोई व्यक्ति मिल गया वाराणसी का, और वाराणसी में मीटिंग है, तो सोचेंगे चलो यार उसको भेजते हैं मीटिंग में, तो फिर यही भूल जाते हैं उसका क्या नाम था, मोबाइल में मिल ही नहीं रहा, नंबर तो सेव है, बंदे का नाम ही भूल गए। मतलब हमारा रख रखाव प्रोफेशनल नहीं है। तो इसको हमें सीखने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, इसमें मास्टरी करने की जरूरत है। कॉन्टेक्टिंग स्किल्स, सही तरीके से बातचीत करना, क्या बात करनी है टेलीफोन पे सामने वाले से और कितनी बात करनी है, तो उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से नहीं सीखा। तो इसलिए ज्यादातर लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं, लोग टाइम नहीं देते हैं, और उनकी यही शिकायत रहती है, किसके पास जाएं सर, कोई बुलाता ही नहीं है, किससे मिलें। तो इसको अगर हमने सीख लिया, कॉन्टेक्टिंग स्किल्स को, जैसे इसमें वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन 2-3 चीजें मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप किसी से कांटेक्ट करो, सामने वाले को हमेशा 2 विकल्प दो कि सर मैंने भाई साहब या जो भी रिलेशन है मैंने मिलना है, तो कल सुबह मिले या कल शाम को मिले, कौन सा टाइम ठीक रहेगा। तो ऐसे 2 ऑप्शन दें। 90 सेकंड में आपकी बातचीत खत्म होनी चाहिए। कई सारी अप्रोच है, किसी एक अप्रोच के साथ आपने उसको शुरुआत करनी है बातचीत की, तो उसको हमें सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगली जो स्किल है वो है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जिसको हम शॉर्ट में एसटीपी बोलते हैं, सो द प्लान भी बोलते हैं, और इसको अभी आजकल हम प्रचार अभियान का तरीका भी बोलते हैं। प्लान दिखाना और प्रभावशाली प्लान दिखाना, दोनों में दिन रात का अंतर है। आपने प्लान दिखाना नहीं सीखना है, आपने प्रभावशाली प्लान दिखाना सीखना है, ताकि अगर 10 लोगों को दिखा दिया तो 9 ज्वाइनिंग पक्के आ जाएं, एश्योर हो जाएं। और ऐसे कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं, उनको 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 9 लोग जुड़ जाते हैं उनके साथ में। तो वो वाली स्किल्स, वो मास्टरी हमने हासिल करनी है। फॉलो अप स्किल्स,
फॉलोअप स्किल्स हुआ कि एक व्यक्ति को हमने प्लान तो दिखा दिया, उसने न तो उसमें प्रोडक्ट खरीदा न वो हमारे साथ में जुड़ा, तो अब हमने उसका फॉलोअप करना है। हम में से ज्यादातर लोग पहले वालों को छोड़ते जाते हैं, आगे वालों को प्लान दिखाते जाते हैं। नियम ये कहता है कि जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है, अगर उसने प्रोडक्ट नहीं परचेज किया आपसे, आपके साथ जुड़ा नहीं है, तो आप 5 बार उसको फॉलो कीजिए। और जो प्रोफेशनली फॉलोअप करते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप बाइक खरीदने के लिए गए या ऐसे ही चले गए, जाते जाते निकल रहे थे, सोचा चलो शोरूम पे देख लेता हूं कौन सा मॉडल आ रहा है, क्या है, और वहां उन्होंने आपका नंबर ले लिया। अब नंबर लेने के बाद वो आपका कितना फॉलोअप करते हैं? दूसरे दिन फोन आ जाएगा कि सर आप कल आए थे हमारे बीच में, कैसी लगी आपको बाइक, बढ़िया ऑफर भी चल रहा है सर, ये है। आगे दिवाली पे फोन आ जाएगा कि सर ये ऑफर आ रहा है, कोई नया मॉडल आ गया तो फिर ऑफर आ जाएगा। कितना फॉलोअप करते हैं वो हमारे साथ? तो क्या हम उतना फॉलोअप करते हैं क्या? हमें लगता है कि एक बार किसी को प्लान दिखा दिया, उसने प्रोडक्ट नहीं लिया, प्लान ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं, तो भूल जाते हैं। रिसर्च ये कहती है कि 90 दिन में हर व्यक्ति की परिस्थितियां बदल जाती हैं। आज उसको आरसीएम के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आरसीएम की एज ए अपॉर्चुनिटी जरूरत नहीं है। हो सकता है 90 दिन के बाद उसकी नौकरी छूट जाए, घर में कोई बीमार हो जाए। तो अगर हमारे पास में उनका प्रॉपर रिकॉर्ड है और हम रेगुलरली उनको फॉलो करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों के पास में जाने की जरूरत नहीं है। वही लोग आपके डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, वही लोग आपके ग्राहक बन जाएंगे। एक और स्किल है जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप स्किल। बंदे ने ज्वाइन तो कर लिया, उसका सही शुरुआत करना, राइट टेक ऑफ करवाना। हम में से ज्यादातर एसोसिएट बायर की एक समस्या है कि हमारी टीमें तो बन गई हैं, लोग तो बहुत आ गए हैं, लेकिन जो लोग हमारी टीमों में हैं वो सारे के सारे कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग रहेंगे सर, कहेंगे कि सर कंसिस्टेंसी तो छोड़ दीजिए, आप 100 रुपए की भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर खरीदारी तो छोड़ो, वो जूम मीटिंग में भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, आज भी बुलाया था। कुछ लोगों का दर्द ये है, वो कहेंगे कि सर मीटिंग तो छोड़ो, हम तो फोन करते हैं ना, हमारा नंबर ही नहीं उठाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि सर मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया, क्या करूं। ये सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हमने सही समय पे उनके साथ में जो जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए। बाद में आप करते रहो, उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। शुरुआत में ज्वाइनिंग के बाद 7 दिनों में उनके साथ में जो जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए। एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, शायद आप रिलेट करें। आज से 50 साल पहले नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, और इसलिए हमारे जो बुजुर्ग थे वो घर में कई कई बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि जवानी तक बहुत सारे बीच में टपक जाते थे। किसी को पोलियो हो गया, किसी को हैजा बीमारी आ गई, किसी को कुछ आ गया, तो इसलिए ज्यादा बच्चे होते थे। आजकल आप देखते होंगे बस 2 ही बच्चे हम लोग बनाते हैं, और परमात्मा की कृपा अगर रहती है तो दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो विज्ञान ने प्रगति की, मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की, और ऐसा तरीके अपनाए कि प्रेगनेंसी के समय भी एक माता को इंजेक्शन दिया जाने लगा, बच्चा पैदा होते ही उसको अलग तरह के इंजेक्शन दिए जाने लग गए, और जैसे जैसे ये सही तरीके पे, सही टाइम पे सही इलाज दिया जाने लग गया, तो जो मृत्यु दर था नवजात शिशुओं का वो बहुत कम हो गया। तो आपको भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपकी बात नहीं सुनते हैं उनको अगर बचाना है तो एक अच्छा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो मेडिकल साइंस ने बना रखा है कि भाई एक व्यक्ति को, एक डायरेक्ट सेलर को पहले दिन आपने उसकी 6 बेसिक की लिस्ट बनवानी है, नामों की सूची बनवाना है, ये काम करवाना है, वो सारा का सारा आपको प्लान करना पड़ेगा। तो ये एक स्किल है जिसके बारे में हमें सीखने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इन सारी स्किल्स को डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने पार्ट 1 में हमने कहीं ना कहीं कवर किया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं एक और स्किल के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत कभी होती नहीं है।
और वो है प्रमोटिंग इवेंट्स को प्रमोट करना। और ये एक गेम चेंजर है, मतलब ये इकलौती चीज पूरे गेम को बदल के रख देगी। सतीश पंडित जी अक्सर कहते थे कि एक बड़ा फंक्शन और उस पे किया गया आपका जोरदार प्रयास आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकता है। गेम चेंजर है ये। तो ये गेम चेंजर क्यों है और क्यों मैं इस पे बातचीत करना चाहता हूं। आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब का असर आपके ऊपर में तुरंत आ जाता है। और इन दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, माई फर्स्ट 50 ईयर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। हार्वे कॉर्नर एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 50 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने किताब लिखी है और ये किताब कहीं से मुझे किसी ने रिकमेंड की और ये किताब मैंने मंगवाई। इसका मुझे लग रहा है 1.5-2 किलो इसका वजन होगा किताब का। और ये नॉर्मल किताब नहीं, इसका हर पेज कलरफुल है, बहुत मोटा पेज है, बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया चार्ट वार्ट सब, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास। तो इसमें मेरे को एक टॉपिक मिला प्रमोटिंग इवेंट का। और राइटर ये कह रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में काम किया जाके, उन्होंने कहा है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आप मीटिंग में लोगों को बैठाना सीख जाओ, मीटिंग हॉल भरना सीख जाओ, आप कामयाब हो जाओगे, किसी भी लेवल पे चले जाओगे। एक और राइटर है डग विट, उनकी एक किताब हिंदी में भी है, आपने शायद पढ़ी होगी, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। और अंग्रेजी में भी है द आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफ केस। इसमें एक चैप्टर है और उस चैप्टर में ये बहुत डिटेल में बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्राउड। चैप्टर नंबर 16 है इसमें। इस खेल का नाम है भीड़। वो लिखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने कामयाब होना है तो आप भीड़ को आकर्षित कीजिए। कहते हैं कि आपने मीटिंग की टिकट बेचना सीख लिया तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच लेंगे, और टिकट नहीं बेच पा रहे हैं तो फिर साबुन भी नहीं बिकेगा। अगर आप लोगों को मीटिंग में बैठा सकते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मीटिंग में नहीं बैठा पा रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनसे कहीं ना कहीं मैंने प्रभावित हुआ और प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, सीखा है। मंजीत जी उस चीज के गवाह हैं, स्पेशली जब हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत की मालदा टाउन से, तो बड़ी इवेंट्स का महत्व मुझे मालूम था। और मैं स्पेशली जींद हरियाणा से 10 दिन पहले मैं मालदा टाउन आया और 7-8 लोगों को ट्रेन में, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के लेके जाते हैं ना, ऐसे उंगली पकड़ के उनको भीलवाड़ा लेके गया। उनमें मंजीत कुमार सिंह भी थे, उनमें आर.के. सिंह जी थे, उनमें अवधेश कुमार सिंह थे, उनमें एन.एच. खान थे, उनमें अजय कुमार रॉय थे। इस प्रकार के जो लोग जस्ट ज्वाइन किए थे, आज ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो मीटिंग की इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकली मैंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सीखी है। तो उस आधार पे मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर मैं आज थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूं। इवेंट्स की क्यों जरूरत है, क्यों हमें बड़े इवेंट्स पे फोकस करना चाहिए। पहला कारण है सोशल प्रूफ। जब आप किसी के ड्राइंग रूम में बैठ के उसको समझाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि स्कोर कोई नहीं मिला इसलिए मेरे को पकड़ लिया है। लेकिन जब उस व्यक्ति को आप एक इवेंट में लेके जाते हैं जहां 5,000 10,000 लोग हैं, तो वहां उसको सोशल प्रूफ मिल जाता है कि समाज के लोग इसको कर रहे हैं और मुझे भी करना चाहिए, और मैं नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। तो ये वहीं पे जाके उसको समझ में आता है। बिगर विजन एंड अपडेट्स। होम मीटिंग में छोटा विजन मिलता है, मंथली मीटिंग में और बड़ा मिलता है। जो लोग 24 नवंबर को 24वीं एनिवर्सरी में आए उनको थोड़ा और बड़ा रूप दिखा होगा आरसीएम का, और किसी बड़े प्रोग्राम में जाएंगे जिसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूंगा, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम, उसमें और बड़ा विजन मिलेगा। मतलब जितना बड़ा प्रोग्राम उतना बड़ा विजन और उतने बड़े अपडेट्स आपको मिलते हैं। लिव इंस्पायर्ड।
आपको और आपकी टीम को मोटिवेट आपकी अपलाइन नहीं कर पाएगी, बड़ा फंक्शन कर पाएगा। तो इंस्पायरेशन के लिए ये खुराक है, ये चाहिए, तो ये मीटिंग से हमें मिलेगी। रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस इज ग्रोइंग एंड हाउ मेनी अचीवमेंट्स आर कमिंग। वास्तव में बिजनेस कितना बढ़ रहा है और कितनी उपलब्धि आ रही हैं, ये मीटिंग में जाने के बाद ही हमें मिलता है। जिन लोगों को रॉयल्टियां नहीं आ रही हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, उनको लगता है रॉयल्टी पे जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनमें से अगर कोई व्यक्ति 24वीं एनिवर्सरी में दिल्ली आया था, उसने देखा होगा कि 1000 से ज्यादा लोगों के हाथों में रॉयल्टी की ट्रॉफियां थी। उनको देख के उनको लगा होगा कि बाकी लोगों की तो आ रही है, मेरी नहीं आ रही, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जो रॉयल्टी चाहिए वो टेक्निकल पे नहीं जा रहे, उनको लगता है टेक्निकल पे जाना तो मतलब बहुत बड़ा काम है, ये तो असंभव जैसा है। लेकिन जो एनिवर्सरी में आए हैं, उन्होंने देखा होगा पिछले साल 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग नए टेक्निकल चीयर बने हैं। तो ये बड़े इवेंट में जाने के बाद ही दिखता है। 5वां पॉइंट है रिलेटिबिलिटी विद प्रोफेशन एंड पीपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी व्यक्ति कब स्टार्ट करता है, कब उसके अंदर में पागलपन आता है काम करने का, जब वो अपने जैसे लोगों को कामयाब होते हुए और करते हुए देखता है। आपकी टीम में एक वकील साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन वो काम नहीं कर रहे। उनको लगता है यार ये वकीलों का काम नहीं है। लेकिन वकील साहब को जब आप एक मीटिंग में लेके आ जाएंगे और वहां पे उनको कोई एक वकील मिलेंगे या आप उनसे मिलवाएं, या स्टेज पे कोई वकील उनको दिखता है और उसको लगता है कि नहीं मेरे जैसे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो बड़ी इवेंट में हर प्रोफेशन के लोग मिलेंगे। वहां डॉक्टर भी मिलेंगे, वहां वकील भी मिलेंगे, वहां स्टूडेंट भी मिलेंगे, वहां किसान भी मिलेंगे, वहां इंजीनियर भी मिलेंगे, वहां हाउस वाइफ भी मिलेगी। तो कोई ना कोई से आदमी रिलेट कर जाएगा। हर आदमी आपसे रिलेट कर नहीं करेगा, आपसे मोटिवेट होकर नहीं करेगा वो। तो इसीलिए बड़े इवेंट में जाएंगे तो वहां हर प्रोफेशन के लोग मिलते हैं और जिनसे लोग मोटिवेट होते हैं। कम इन अपलाइंस फोकस। अगर आपने अपलाइन के फोकस में आना है और आपका प्रयास रहना चाहिए कि आपके अपलाइन का फोकस आप पे आए, उनके फोकस में आने के लिए आपको उनको चाय समोसा नहीं खिलाना है, बस मीटिंग में जाना है, अपना चेहरा दिखाना है कि सर मैं मीटिंग में आ गया, मिलके जाना है बस। तो ऐसे मीटिंग में जाएंगे तो उनको लगेगा कि आप सीरियस है और उनका फोकस आप पे आ जाएगा। इट प्लेज रोल ऑफ थर्ड पार्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थर्ड पार्टी प्रिंसिपल का काम करती है। जब हम अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को कुछ समझा रहे होते हैं तो हम है फर्स्ट पार्टी और हमारे सामने बैठा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी को ये लग रहा है कि फर्स्ट पार्टी का फायदा है, इसलिए ये बता रहे हैं कि ये काम कर लो, बड़ा फायदा है, भविष्य में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी होने की वजह से बात समझ में नहीं आती है। लेकिन वही बात जो हम बता रहे हैं, एक बड़े मन से कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो वो इसलिए समझ में आती है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। एक बड़ी मजेदार कहानी है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम के साथ में किसी होटल में गए और उन्होंने ऊपर की मंजिल पे जाना था तो लिफ्ट में एंटर किया। तो जब वो लिफ्ट में घुसे उसी समय एक खूबसूरत महिला ने भी लिफ्ट में प्रवेश किया। अब खूबसूरत चीज कोई भी है वो ध्यान आकर्षित करती है, चाहे खूबसूरत गाड़ी है, चाहे खूबसूरत घर है। तो मुल्ला जी का भी ध्यान उस खूबसूरत महिला की तरफ गया। वो महिला को देखना भी चाह रहे थे और फिर साथ में ये भी देख रहे थे कि कहीं बेगम ना देख ले कि मैं उसको देख रहा हूं, और फिर साथ में ये भी सोच रहे थे कि 5 सेकंड का ही टाइम है, 5 सेकंड में लिफ्ट ऊपर चली जाएगी और ये महिला निकल जाएगी और फिर पूरा दिन पछतावा करना पड़ेगा कि जी भर के देखा भी नहीं। अब इसी उधेड़ बुन में है कि क्या करूं, देखूं कि नहीं देखूं। और अचानक एक अजीबोगरीब घटना घटती है। वो खूबसूरत महिला एक जोरदार तमाचा मुल्ला जी के गाल पे मारती है और कहती है ये उम्र और चकूटी काटते हो। अब मुल्ला जी ने चकूटी काटी नहीं थी, वो महिला थप्पड़ मार के लिफ्ट से बाहर चली गई। मुल्ला जी शर्मिंदा हैं, बेगम को कह रहे हैं कि बेगम खुदा की कसम मैंने चकूटी नहीं काटी।
बेगम कह रही है कि इसमें कसम खाने की क्या बात है, चिकुटी तो मैंने काटी थी, मुझे मालूम है तुम्हें नहीं काटी। मुल्ला जी ने कहा तुमने काटी मतलब? बोले तुम उसको ऐसे घूर के देख रहे थे, मुझे लगा कि मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं। मुल्ला जी ने कहा फिर ऐसी बात थी तो तुम मार लेते, उससे क्यों मरवाया? बेगम ने कहा कि थर्ड पार्टी प्रिंसिपल ज्यादा प्रभावशाली होता है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत कारगर और बहुत बड़ा काम करती है। जो बात आप नहीं समझा पा रहे ना, वो बड़ी इवेंट में वो बात आसानी से समझाई जा सकती है, बशर्ते कि आप अपनी टीम के लोगों को वहां बैठला दो बस जाके। सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम हमारी ये नहीं कि ईरान और रूस, इराक, यूक्रेन और रूस का युद्ध कब खत्म होगा, या इसराइल में कब शांति होगी, फिलिस्तीन का क्या होगा। हमारी एक ही प्रॉब्लम है, सेकंड लेग नहीं चल रही। सेकंड लेग वाले बात नहीं मानते, और वो समस्या भी इसलिए है क्योंकि सेकंड लेग वाले लोग मीटिंगों में नहीं आते। फर्स्ट लेग वाले ज्यादा आते हैं, इसलिए वो ज्यादा चार्जअप होकर स्कोर बढ़ा रहे हैं। सेकंड लेग वाले जाते नहीं, वो बढ़ नहीं रही। तो ये जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इसका समाधान भी हमें मीटिंगों से मिल सकता है। मीटिंग में संख्या बढ़ाइए, आपकी टीम बढ़ जाएगी, आपकी ओलैग बढ़ जाएगी, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब हम बड़ी इवेंट की बातचीत करते हैं तो साल का सबसे बड़ा इवेंट रहता है फ्रेंड्स मीट। जो साथी चैट विद सुरेंद्र वत्स के बारे में जानते हैं उनको मालूम है कि 1 जनवरी 2019 को हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और इसमें हर मंगलवार को हम रात 8 बजे एक नया एपिसोड लेके आते हैं। जब लोगों ने इसको पसंद किया तो बहुत सारे लोगों का आग्रह आया कि हम आपसे फिजिकली मिलना चाहते हैं। उनमें बहुत सारे लोग दूसरी कंपनियों के थे, और हम तो, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम तो आपके लिए घर की मुर्गी हैं, जब आप चाहो हम हाजिर हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को लगा कि यार इनसे मिलना है तो कैसे मिले, तो उनसे मिलने का एक उपाय खोजा गया कि भाई साल में हम एक बार आपसे मिलेंगे, एक इवेंट करेंगे फिजिकल, उसमें आप आइए, उसमें मिलेंगे। तो उसको हमने एक नया नाम दिया, फ्रेंड्स मीट। 2020 में पहली बार हमने दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में किया, जिसमें 32 बड़े इंडस्ट्री लीडर्स आए, और पहली बार ऐसा हुआ जब अलग अलग कंपनियों के बड़े बड़े लोग एक मंच पे खड़े हुए। अदरवाइज तो सब अलग अलग अपने उसमें काम कर रहे थे। तो ये अनोखा प्रोग्राम था, और उसके बाद हम हर साल ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। दिल्ली में होता था हर बार ये प्रोग्राम, लेकिन आपके लिए बड़ा अवसर ये है कि पहली बार फ्रेंड्स मीट पटना में आयोजित किया जा रहा है। 16 फरवरी रविवार का दिन, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का पूरे दिन का प्रोग्राम रहेगा। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको न केवल मात्र खाना मिलेगा, खाने के अलावा दिमाग का खाना बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब लंच तो है ही, वहां पे एक पैक लंच मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी वो मिलेगी, देश के जो बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं उनसे सीखने का मौका मिलेगा। 2024 में, इस साल जो हमारा दिल्ली में इवेंट था फरवरी में, उसमें हमारे ट्रेनर थे स्नेह देसाई। और स्नेह देसाई जी को अगर आप अपनी टीम के लिए बुलाना चाहें ट्रेनिंग के लिए, उनकी 10 लाख रुपए की फीस है। 2-3 घंटे तक आएंगे और भाषण देके चले जाएंगे। एक हमारे ट्रेनर थे दीपक बजाज। दीपक बजाज जी का भी यूसीवाई दिल्ली में चल रहा था। उनके 3 दिन के प्रोग्राम का शायद 8,000 रुपए का मिनिमम टिकट था। इसी प्रकार से एक ट्रेनर थे राम वर्मा, देश के एनएलपी के सबसे बड़े कोच हैं। डॉक्टर ललित अरोड़ा, 25 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। राजेश अग्रवाल, बहुत बड़ा नाम है ट्रेनिंग फील्ड में। तो ऐसे तमाम बड़े बड़े लीडर्स को आपको सीखने को मिलता है। अगर आप उनको सीखने के लिए जाएंगे तो आपको 10 से 12,000 रुपया देना पड़ेगा, और एक दिन में सीख नहीं सकते, क्योंकि वो इकट्ठे एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग जाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, सुजीत जी ने जो मेरे बारे में
बातें बताई। मेरा ये मानना है कि अगर वो मेरे अंदर में है तो वो परमात्मा की कुछ कृपा है, उसी वजह से शायद वो चीजें हैं, और उसी वजह से इतने बड़े बड़े लोगों को हम एक मंच पे ला पाते हैं। आप अपनी टीम की मीटिंग करते हो तो आपकी पकड़ में 5 रॉयल्टी चोर नहीं आते, यहाँ पूरी इंडस्ट्री आती है फ्रेंड्स मीट में। तो उन लोगों को एक साथ में लाना अपने आप में एक बड़ी काम है। तो ये एक बड़ा इवेंट है, बड़ा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में अगर आपको आना है तो इसकी 2 कैटेगरी थी, वीआईपी और सिल्वर। वीआईपी तो ऑलरेडी सोल्ड हो गई है। सिल्वर जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी में मुश्किल से 5% टिकट बचे होंगे इसके। और मेरा अपना ये मानना है, मेरी इच्छा है ये, कि जब इतनी मेहनत की जा रही है इस प्रोग्राम में, इतनी भाग दौड़, इतने लोगों से कोऑर्डिनेट करके बुलाया जा रहा है, तो फिर ये 5% जो बचे हुए हैं, ये तो सारे आरसीएम की टीम जुड़े, और वो टीम जुड़े इस प्रोग्राम में जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है। आपके पास में मौका है, आप पटना में इस प्रोग्राम का हिस्सा आप बन सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप बुक करेंगे तो ऑनलाइन बुक करने में थोड़ा सा चैलेंज रहता है। कई बार आपकी पैसा कट गया, आपको टिकट आया नहीं, फिर आप फोन करेंगे, फिर कुछ एरर आ गया, बड़ी परेशानी रहती है। टेक्निकल चीवर के माध्यम से आपको फिजिकल टिकट अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि सुजीत जी और मंजीत जी ने उसके लिए बड़ी एडवांस में प्लानिंग की हुई है। तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे फिजिकल टिकट, लेकिन आपको उसके लिए तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मीटिंग के इवेंट के इतने सारे फायदे हैं, वाई पीपल डू नॉट अटेंड मीटिंग्स, फिर लोग मीटिंग अटेंड करते क्यों नहीं है जब इतने सारे लाभ हो गए? तो पहली वजह, पीपल आर हेजिटेट टू स्पेंड मनी। लोग पैसा खर्च करने से हेजिटेट करते हैं, उनकी सुई पैसे पे आगे टक जाती है। अगर 50 रुपए का कहीं टिकट है छोटी मीटिंग में, तो लोगों को लगेगा 50 रुपए तो बहुत है भाई, किस चीज का ले रहे हैं 50 रुपए। यूएस की मीटिंग है, 150 रुपए का टिकट है, तो लोगों को 150 महंगा लगता है। अभी यहाँ पे इतने सारे ट्रेनर्स और लीडर रहेंगे, तो यहाँ लोगों को लगेगा यार 1200 तो बहुत महंगा है। तो लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इस दुनिया में जो लोग आज बहुत पैसा बना रहे हैं, जिनका बहुत नाम और शोहरत है, वो लोग हैं जिन्होंने अपने सीखने पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया है लर्निंग के ऊपर में। सुजीत जी, मंजीत जी, समरेश जी, विलोचन जी, ये वो हमारे पुराने साथी हैं। इन्होंने स्टार्टिंग फेज देखा है हमारा काम करते हुए। हम जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते थे, जो हमारा स्लीपर क्लास रहता है उसमें सफर करते थे। मेरे साथ में कई बार ऐसे वाकये हुए कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, बुक स्टॉल पे एक किताब है, उसका शीर्षक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं किताब भी खरीदना चाहता हूं, भूख भी लगी है, बगल में ही खाना भी मिल रहा है। या तो खाना खाया जा सकता है, किताब खरीदी जा सकती है। मैंने किताब खरीदी, मैंने सोचा खाना तो कल खा लेंगे, एक दिन में मर नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ। मैंने पहली किताब पढ़ी जीत आपकी शिवखेड़ा की, और मैं इतना प्रभावित हुआ शिवखेड़ा जी से, मैं उनसे मिलना चाहता था। मुझे मालूम चला कि उनका एक 3 दिन का प्रोग्राम होता है, रोड मैप फॉर सक्सेस, जिसकी फीस थी उस जमाने में 40,000 प्लस सर्विस टैक्स। मैंने कैसे भी करके अरेंज किया, मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया उनका और सीखा। और इन्हीं सब वजहों की वजह से मैं तेजी से काम कर पाया, पागलपन के साथ में काम कर पाया, थोड़ा तरीके और सलीके से काम कर पाया। कुछ अच्छी किताबों से कुछ अच्छे गुण पैदा हो गए अंदर में, कुछ अच्छी आदतें बन गई। तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आज आपको डायमंड दिखता है, डायमंड की इनकम दिखती है, डायमंड का लाइफस्टाइल दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता कि इन्होंने अपने ऊपर में कितना खर्च किया है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर वो आदमी जिसने
जिसको आप बड़ा होते हुए देखते हैं, उसने अपने ऊपर में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक वजह है, लोग इसलिए नहीं आते हैं। और इसका समाधान क्या है? आपने बताना पड़ेगा कि ये आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि वो शेयर आपको रिटर्न्स देगा, लेकिन उतनी ही इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर अपनी लर्निंग पे खर्च कर दीजिए, आपको 100 गुना तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी वजह, बड़ा लॉजिकल, बड़ा इमोशनल और बड़ा क्या बोलेंगे इसको, लॉजिकल कारण है, ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ है। पीपल डू नॉट विश टू कम अलोन। लोग अकेला आना पसंद नहीं करते, समूह में लोग जाना पसंद करते हैं। अगर लोगों ने अयोध्या में जाना है भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर देखने के लिए, तो अगर अड़ोस पड़ोस के लोग जा रहे हैं तो थैला उठा के चल पड़ेंगे कि चलो हम भी चलते हैं, अकेले नहीं जाते। तो हम सोचते हैं कि हमने फ्रेंड्स मीट का पोस्टर भेज दिया और लोग आ जाएंगे। आपको ऐसी व्यवस्था जमानी पड़ेगी कि भाई लोग जा रहे हैं, आप भी साथ में चलिए। और यहां भी देखिए, दो तरीके के लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथ में चलेंगे, और कुछ लोग होंगे जो साथ में लेके आएंगे। अगर आप साथ में जाते हैं तो आप फॉलोअर हैं, अगर आप अपने साथ लोगों को लेके जा रहे हैं तो आप ट्रू लीडर हैं। तो आपने ये नहीं होना चाहिए कि यार गाड़ी जा रही, चलो गाड़ी में मैं भी बैठ जाऊं। लीडरशिप वो है कि आप अपनी गाड़ी की व्यवस्था करें कि एक गाड़ी मैं करूंगा और अपनी गाड़ी में अपनी टीम के लोगों को लेके जाऊंगा। तो वो व्यवस्थाएं आपको अपनानी पड़ेंगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब मेरा बहुत बड़ा लेवल नहीं था, मैंने खर्चा किया, मैं मालदा टाउन में आया, मैं लेके गया। मैंने ये नहीं कहा अवधेश जी को कि अवधेश सर आप लेके आ जाना वहां पे। हरियाणा से जब हम भीलवाड़ा जाते थे तो बस करके जाते थे, लोगों को बोल के कि चलो आपको जयपुर घुमाएंगे, किला दिखाएंगे, राज मंदिर थिएटर है वो दिखाएंगे, उसमें फिल्म दिखाएंगे। तो लोग चले जाते थे और वहां जाते कंपनी देखते, विजन देखते, आगे कमाल कर देते वो लोग। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, अगर आपने बड़ी मीटिंगों की तैयारी करनी है तो व्यवस्थाएं जमानी पड़ेंगी कि लोग कैसे जाएंगे। पीपल फील दैट दे हैव अटेंडेड इनफ मीटिंग। लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत मीटिंग अटेंड कर ली। एक मीटिंग आपके बिजनेस की दिशा और दिशा बदल सकती है, और हर मीटिंग के बारे में आपको ये सोचना पड़ेगा, यही वो मीटिंग है जो मेरे बिजनेस की दिशा और दिशा बदलेगी। पता नहीं कौन सी मीटिंग बदलेगी, गॉड नोज। मीटिंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड प्रॉपरली। मीटिंग की सूचना देने से बात नहीं बनेगी, मीटिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स मीट की आपको ऐसे ही सूचना मिल जाती तो आप तैयारी नहीं करते हैं। आप तैयारी इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर प्रमोशन की साथ में आपको सूचना दी गई है। तो वैसी ही सूचना आप मंथली मीटिंग की दे सकते हो, किसी ट्रेनिंग की दे सकते हो। हाउ टू इनवाइट फॉर मीटिंग्स। कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों को ज्यादा नहीं बताना होता, बस इशारा करना होता है। और आप सारे बुद्धिमान लोग हैं, तो मैं बस इशारा कर रहा हूं आपको कि इनवाइट कैसे करना चाहिए। इनवाइट मैक्सिमम पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। कुछ लोग 3 लोगों को इनवाइट करते हैं और सोचते हैं 5 लोग आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो मान के चलिए 2 से 5 लोग बड़ी मुश्किल से आएंगे। 20 से 50% का ही रेशियो आता है। तो ज्यादा लोगों को बुलाइए, जितने ज्यादा लोगों को, लिस्ट आपके पास है, फोन कीजिए, संपर्क करते रहिए। सिर्फ मैसेज देने से बात नहीं बनेगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बाई प्रोस्पेक्ट्स टिकट। वो लोग जो अभी जुड़े नहीं है उनका टिकट आप खुद खरीदिए, नहीं तो वो टिकट के नाम पे ही रुक जाएंगे। लेकिन जुड़ने के बाद में उनको बोल दीजिए कि भैया दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना।
आज के बाद में अपना टिकट लेना है, ये सिस्टम है, लेकिन उससे पहले आप ले सकते हैं। क्रिएट क्यूरियोसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, सारी चीजें मत बताइए, ऐसा कुछ बोलिए उनको कि उनको लगे कि यार जाना पड़ेगा, फ्रेंड्स मीट में नहीं गए तो यार जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाएगा। ये भी मानव स्वभाव के तहत है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। इसको आज आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो मीटिंग खत्म होने के बाद में अपनी पत्नी को बोलिएगा कि मैंने आपसे बड़ी खास बात करनी थी, एक कई दिन से सोच रहा था। चलो बताऊं, चलो पहले खाना दो फिर बाद में बताता हूं। तो क्या आपको लगता है खाना मिल जाएगा? खाना तब मिलेगा जब आप बता दोगे कि क्या बात है, बताओ तो एक बार। तो क्यूरियोसिटी एक बार आपने बना के छोड़ दी ना, तो फिर सामने वाले व्यक्ति की इच्छा हो रहती है तो कि वो मालूम चल जाए। तो वो तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, वैसे डायलॉग बनाने पड़ेंगे अपने एरिया के हिसाब से। क्रिएट शॉर्टेज ऑफ टिकट्स, शॉर्टेज क्रिएट कीजिए, उससे लोग ज्यादा आएंगे। इस बार एनिवर्सरी प्रोग्राम में हमने इस तरीके को इस्तेमाल किया। वेन्यू था, थोड़ी कैपेसिटी जैसे ही फुल हुआ हमने फुल कर दिया और हमने बोला कि आगे टिकट नहीं मिलेंगे, और उसके बाद में और क्राउडेड हो गया। तो आपको भी वैसी कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये एक न्यूज आई थी कि दलजीत दोसांझ का मुंबई का जो कॉन्सर्ट था उसकी टिकट 50 सेकंड में सोल्ड आउट हो गई थी। लॉन्च की 50 सेकंड में सोल्ड। और अब वो उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उनके 3,000 के टिकट 30,000 में ब्लैक में बिकते हैं। तो उस रणनीति को कहीं ना कहीं हमें अपनाना पड़ेगा। इनवाइट ओवर फोन यूज FOAAI मॉडल, ये बड़ा अच्छा मॉडल है, लेकिन संक्षेप में बताऊंगा तो बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट है ये। प्रिपेयर इन एडवांस, मीटिंग की तैयारी एडवांस में कीजिए, 3 दिन पहले नहीं। प्रिपेयर इन एडवांस, यूज मीटिंग प्रिपरेशन सीट। मीटिंग प्रिपरेशन एक सीट है, उस सीट के माध्यम से आप तैयारी कीजिए। वो सीट मैं आपको बता रहा हूं जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं किसी भी मीटिंग की तैयारी करने के लिए। फ्रेंड्स मीट की तैयारी हम कर रहे हैं तो इसी प्रिपरेशन सीट को आगे रखे इसको फिल करते जा रहे हैं और तैयारी होती जा रही है। सबसे ऊपर आपने इवेंट का नाम, डेट, वेन्यू वगैरह लिखना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे किसी भी प्रकार से। उसके बाद में 2 हिस्से हैं इस सीट के। पहला है प्लानिंग विद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। आपकी टीम के जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी आपने प्लानिंग करनी है। आप लेग वाइज भी कर सकते हैं, ए लाइन की अलग सीट बना लीजिए, बी लाइन की अलग बना लीजिए। एक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम लिखिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे 10 नाम की जगह दी गई है सीरियल नंबर में। उनसे आपने पहली सूचना तब देनी है जब वो इवेंट फाइनल होता है, और बहुत उत्साह के साथ में सूचना देनी है। उनसे पूछना है कि कितने लोग आपके इस मीटिंग में आ सकते हैं, कितनी तैयारी है, वो नंबर्स आपने लिख लेने। उसके बाद में आपने उनसे फॉलोअप करते जाना है। फॉलोअप कब करना है? 15 दिन पहले करना है। इस पे लिखा है BFR, यानी बिफोर 15 दिन, बिफोर 3 दिन, बिफोर 1 डे, फंक्शन डे। ये आपने इतने सारे फॉलो करने हैं अपनी टीम के लोगों के साथ में, और ऐसी ही प्लानिंग आपने करनी है अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ में। नीचे जो लिखा है वो है प्लानिंग फॉर प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट मतलब जिनको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करवाया है उनको भी मीटिंग में बुलाना है। छोटी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, हर मीटिंग में आप प्रोस्पेक्ट को बुलाइए ताकि उनको बड़ा एक विजन मिले। तो उनके भी ऐसे ही नाम लिखने हैं, उनको भी ऐसे ही सूचनाएं देनी है। फ्रेंड्स मीट की तैयारी करनी है, अभी सूचना दीजिए कि सर 16 फरवरी को अपने कैलेंडर में अभी नोट कर लीजिए आप, एक बहुत बड़ा इवेंट है, डिटेल बाद में बताऊंगा, बस अभी आप नोट करके रखिए। ऐसे सूचना दे दी। फिर 15 दिन पहले फॉलो करना, फिर 3 दिन पहले, फिर 1 दिन पहले, फिर फंक्शन वाले दिन। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा एक आदमी को। अगर आप एक आदमी को इतना फॉलो करते हैं उसके क्या परिणाम मिल सकते हैं, मैं अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं साउथ इंडिया में बिजनेस करूं। 2002 की बात बता रहा हूं, उस समय साउथ इंडिया में बहुत बड़ा काम नहीं था। गुड़गांव में एक मीटिंग में मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने एक प्रोस्पेक्ट से मिलवाया,
और उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एयरफोर्स में काम करता हूं और मेरा ट्रांसफर अभी बेंगलोर हो गया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेंगलोर का कोई कॉन्टेक्ट मुझे मिला है। तो मैंने उनसे बात की, उनका नंबर लिया, उनको बोला कि जब आप बेंगलोर चले जाएं वहां का लोकल नंबर मुझे देना। तो बेंगलोर चले गए। मैंने आरसीएम टाइम्स में देखा मुकेश कोठारी सर की बेंगलोर में एक मीटिंग थी और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने कोठारी सर को कॉल किया, मैंने कहा सर आपकी बेंगलोर में मीटिंग है? बोले हाँ मीटिंग तो है, लेकिन यार बेंगलोर में है ना लोग आते नहीं है, 15-20 लोग आते हैं। मैं 6 महीने से बेंगलोर जा रहा हूँ लगातार। और बोले मैंने इस कमिटमेंट के साथ में शुरू किया था कि 6 महीने लगातार जाऊंगा। तो बोले मेरी लास्ट मीटिंग है बस, इसके बाद नहीं जा रहा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, एक बंदे को मैं इस मीटिंग में भेजूंगा, मेरा एक जानकार है, और आप एक बार मिल लेना उससे। तो मैंने तुरंत बेंगलोर में उस व्यक्ति को मैंने फोन किया, मैंने बताया जी इस दिन मीटिंग है। थोड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट की कि आरसीएम के हमारे पहले करोड़पति हैं और उनसे मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो आपसे मिलेंगे, मैं आपके बारे में उनसे बात किया हूं। तो ऐसे करके मैंने उनको बोला। उन्होंने बोला कि सर हमारा ड्यूटी का चक्कर रहता है, शिफ्ट बदलती रहती है, देखूंगा। 15 दिन पहले फिर उनको फोन किया। उन्होंने बोला कि हाँ मेरी बात हो रखी है, शायद बात बन जाएगी। फिर 3 दिन पहले बात हुई, बोले हाँ सर मेरी छुट्टी मैंने हो गई है, उस दिन मैं चला जाऊंगा। फिर 1 दिन पहले फोन किया रात में, मैंने कहा कैसे जा रहे हो? बोले जी स्कूटर से जाएंगे। सुबह फिर फोन किया, मैंने कहा सर क्या स्थिति है? बोले बस नाश्ता करके 10 मिनट में निकल जाएंगे। फिर कॉल किया 1 घंटे बाद, मैंने पूछा कहाँ? बोले सर मीटिंग में पहुंच गया हूं। मैंने कहा कोठारी साहब की आवाज सुनाओ। तो उन्होंने आवाज सुनाई, तब मुझे चैन पड़ा कि हाँ बंदा बैठ गया। जिस व्यक्ति की मैं बातचीत कर रहा हूं उसका नाम है शमशेर सिंह जागड़ा। आरसीएम में अभी वो स्टार इमराल्ड के लेवल पे हैं और उन्हीं की टीम में नीचे जाके सीआरएन मूर्ति ने ज्वाइन किया, जो अभी सफायर के लेवल पे हैं और कोर लीडर हैं। और मेरी उस ग्रुप से हर महीने 10 करोड़ परचेज वॉल्यूम आता है। एक व्यक्ति को फॉलोअप करने का परिणाम है ये। आपको भी हर व्यक्ति को इसी सोच के साथ में फॉलोअप करना पड़ेगा कि ये एक व्यक्ति मेरा 10 करोड़ का वॉल्यूम दे सकता है भविष्य में। ऑप्टिमिस्टिक लोगों का काम है ये, आशावादी लोगों का काम है। तो इस प्रकार से आप मीटिंग प्रिपरेशन सीट से और सेम डे के बाद में सेम फंक्शन डे के बाद में सेम डे फिर फोन करना है, उनका हालचाल पूछना है कि घर पे ठीक ठाक पहुंच गया नहीं पहुंच गया। नहीं, वो कहेंगे कि पहले तो 10 कॉल कर लिए और बाद में एक फोन करके पूछा भी नहीं घर पहुंचे या नहीं पहुंचे। फिर केयरिंग एटीट्यूड आपका झलकेगा नहीं अदरवाइज। फिर 1 दिन बाद उनसे संपर्क करना है, फॉलोअप करना है। कोई होम मीटिंग हो सकती है तो वो प्लान करनी है। 3 दिन के बाद में फिर उनसे फॉलोअप करना है। तो ये मीटिंग प्रिपरेशन सीट के साथ में अपनी छोटी मीटिंग, चाहे होम मीटिंग है या बड़ा इवेंट है, हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एक अच्छा साफ पेज भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में, वो आपके पास में आ जाएगा। और फ्रेंड्स मीट आपके सामने है, बड़ा अवसर आपके सामने है। मैं बहुत विस्तार से बातचीत नहीं करना चाहता, बस ये कहना चाहता हूं सक्सेस लव्स स्पीड। अगर आपको सफलता पसंद है तो सफलता को रफ्तार पसंद है। आप धीरे धीरे करेंगे बात नहीं बनेगी, रफ्तार से करेंगे तो सफलता जल्दी आ जाएगी। और रफ्तार बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका आपके पास में है। फ्रेंड्स मीट 2025 पटना में इस बार हो रहा है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसको लेके किस प्रकार का माहौल है, मीटिंगों में कैसी तैयारियां शुरू हो गई हैं, किस प्रकार से लोग उत्साहित होकर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आप झलक देखिए। इसमें बोला जा रहा है 16 फरवरी पटना चलो, 16 फरवरी पटना चलो। तो वो आपका जो उत्साह है ना, वो आपका उत्साह ही आपकी टीम में ट्रांसफर होगा। अगर आप एक्साइटेड नहीं हैं तो फिर टीम के लोग नहीं आएंगे। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। चाहे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, चाहे प्लान सेल करना है, चाहे मीटिंग की टिकट सेल करनी है, वो उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े लोग इस मीटिंग में आएंगे। कौन कौन आएंगे, एक छोटी सी झलक और दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों, मैं मुकेश कोठारी आ रहा हूं 16 फरवरी को पटना के बापू सभागार में डायरेक्ट सेलिंग के इस महाकुंभ में चैट विद सुरेंद्र
वर्ष के उस इवेंट के अंदर, जहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बीते हुए सालों को, अपने अनुभव को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं 16 फरवरी 2025 बापू सभागार पटना। कोठारी सर आ रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है इस इवेंट की। अभिषेक चावड़ा जी का कुछ शेड्यूल था 16 फरवरी के आसपास में, 7-8 दिन का। तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला सर मेरा सारा शेड्यूल कैंसिल, मैं मार्च में जाऊंगा, 16 फरवरी को मैं स्पेशली भीलवाड़ा से फ्रेंड्स मीट में आ रहा हूं। तो वो स्पेशली आ रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग और बहुत सारे नाम आपको धीरे धीरे मिलने वाले हैं। और ये लास्ट स्लाइड है, शायद आप इंतजार कर रहे होंगे कि थैंक यू वाली कब आएगी, तो थैंक यू वाली भी आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं।